Okay, let's start. As I said that we will be starting with a fresh topic, the fresh chapter over here. तो ये हमारा first lecture है for the second chapter, and this is the electrical potential energy article. Chapter का नाम है electric potential and capacitance. तो दो parts हैं, potential and capacitance. So obviously हम सबसे पहले potential से start करेंगे, electric potential से start करेंगे. लेकिन जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमारा चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, लेकिन हमने पढ़ा सबसे पहले कूलम्स लॉ. उससे पहले भी आपको चार्ज पढ़ा था, फिर कूलम्स लॉ पढ़ा, और कूलम्स लॉ के थ्रू फाइनली वी एंटर्ड इनटू द आर्टिकल ऑफ द फील्ड. मतलब फोर्स पढ़ी, फिर फोर्स अपॉन चार्ज करके फील्ड में एंटर करें. वही आइडिया हमने इस चैप्टर में भी यूज करना है कि हमने पढ़ना तो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पर उसका रास्ता कहीं और से बनेगा. तो उसका रास्ता कहां से बनेगा, उस आइडिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज से फ्यूचर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे. तो ये रास्ता बना रहे हैं हम, तरीका बना रहे हैं. बेसिकली दो चीजें पढ़नी होती है, फोर्स ऑफ इंटरैक्शन एंड एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन. तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन किस पे बेस्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पे, और एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन किस पे बेस्ड होती है, दैट इज ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट. तो पहले हम बड़ी चीज पढ़ेंगे, बाद में छोटी चीज पढ़ेंगे. तो आज हम पढ़ने वाले हैं एज अ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, एंड दैट्स द लर्निंग टारगेट. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज. पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस, तीन चार्जेस या झुंड में चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो, तो फिर उनकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है, वो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं. और एक्सटर्नल वर्क डन और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन किस तरीके से आपस में रिलेट होता है, और वो पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट करा जाता है, ये हमारा आइडिया है. एंड ऑफ कोर्स हम कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को रिफर्बिश करने के लिए. जो हमारे लर्निंग टारगेट्स हैं, तो शुरू करते हैं आर्टिकल को. लेट्स स्टार्ट द आर्टिकल. कुछ पुरानी बातें करते हैं, ऐसी बातें जो कि हमने कूलम्स लॉ में भी करी थी. जब हमने कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टीज लिखी थी, हमने एक मार्वेलस प्रॉपर्टी को हाईलाइट किया था, एंड दैट वाज अ कंजर्वेटिव नेचर. अब कंजर्वेटिव नेचर हमें समझाता है कि भाई जो वर्क डन होता है बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स, वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, राइट, और वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. इसको हमने बहुत कम यूज करा हुआ है, अभी तक काफी कम यूज करा हुआ है, बहुत ज्यादा इस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करा है. तो उसको यूज करने का समय आ गया ट्रू सेंस में, एंड दिस प्रॉपर्टी इज हाईलाइटेड इन द आर्टिकल ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये हमारी मेमोरी से आ रहा है. मतलब चैप्टर 1 से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली, हम आगे बढ़ेंगे तो पुरानी चीजों को साथ में लेके चलेंगे. तो चैप्टर 1 की इंफॉर्मेशन अपने साथ है, सारी नॉलेज अपने साथ है, आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे नहीं कि चैप्टर फ्रेश चैप्टर है, पिछले चैप्टर से लिंक अप चैप्टर है, ठीक है. सो इट इज पॉसिबल टू डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन. तो ये बात हमने सीखी थी कि जब भी फोर्स कंजर्वेटिव होती है तभी हम उसके साथ में पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डाल सकते हैं. एंड दिस इज वाया दिस फॉर्मूला, व्हिच फॉर्मूला, F इक्वल टू माइनस ऑफ du by dr. और ये फॉर्मूला सिर्फ तभी वैलिड होता है जब ये फोर्स कंजर्वेटिव है. अगर आपकी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, जैसे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन को नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, तो फिर हम मिलके ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगा सकते. ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं. मतलब पोटेंशियल एनर्जी, U का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट्स द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. प्लस वन में भी पढ़ी होती है वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में. तो ये फोर्स के साथ में तभी रिलेटेड है अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है. इस फॉर्मूले की बहुत ही अच्छी हाईलाइट बताता हूं, पता भी होगा आपको. बहुत ही अच्छी हाईलाइट क्या है, लेफ्ट साइड पे वेक्टर है, दोबारा लेफ्ट साइड पे वेक्टर है, राइट साइड पे स्केलर है. पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो जो ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू आप एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को रिलेट कर पाते हैं. सो दैट्स अ गुडनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर आइडिया, एंड दैट्स एग्जैक्टली इज अ पोटेंशियल कॉन्सेप्ट. कि पोटेंशियल एक स्केलर कॉन्सेप्ट है, फील्ड फोर्सेस दे आर वेक्टर कॉन्सेप्ट्स, एनर्जी पोटेंशियल ये स्केलर कॉन्सेप्ट है. एक पुरानी बात आपके सामने लेकर आता हूं. हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करा था, तो हमने इस बात को हाईलाइट किया था
दैट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको स्टडी करने के 3 तरीके बनाए गए थे। पहला तरीका था वेक्टर मेथड, जो कि हमने खत्म करा। वेक्टर मेथड में हमने क्या स्टडी करा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हमने ई वेक्टर से डिनोट करा। पूरा चैप्टर ही उसके ऊपर निकाल दिया, गॉस लॉ भी उसी के ऊपर निकाल दिया। वैसे एचसीबी के हिसाब से वी हैव ऑलमोस्ट डन द 2 चैप्टर्स, पर एनसीईआरटी के हिसाब से वो 1 चैप्टर होता है। सेकंड, इट इज सपोज्ड टू बी द विजुअल मेथड। कौन सा मेथड? विजुअल मेथड। और विजुअल मेथड में हम लोगों ने मिलकर क्या किया था? स्केच करी थी। क्या स्केच करी थी? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हमने स्केच ऑन करा था, ये भी हमने निपटा लिया, खत्म कर लिया। बचता क्या है? बचता है थर्ड आइडिया, एंड द थर्ड आइडिया इज सपोज्ड टू बी द स्केलर मेथड। कौन सा मेथड? दैट इज अ स्केलर मेथड। और जो स्केलर मेथड है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और स्केलर मेथड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को समझने का। दैट स्केलर मेथड इज नोन एज व्हाट? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यही आइडिया है, यही आइडिया है। हम पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं? ताकि हम आसानी से अपने दिमाग में सोच के बिना डायरेक्शन के कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। क्या बोला मैंने? हमें बोला जाता है ये सब, ये हमें कंफर्ट दिया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो वर्क डन भी स्केलर होता है, पर वर्क डन डिफाइन कैसे होता है? तो वर्क डन डिफाइन होता है एफ डॉट डीएस से। मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट देखना पड़ता है, आपको वेक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो कहने को इट इज स्केलर, पर भाई इसका रास्ता कहां से बनेगा? वेक्टर से ही बनेगा। तो कहां से बनेगा? फोर्स के थ्रू ही बनेगा। जैसे फ्लक्स क्वांटिटी थी, फ्लक्स क्या था? स्केलर है, पर आया कैसे? इंटीग्रल ई डॉट डीएस। तो रास्ता कैसे बना? वेक्टर क्वांटिटी से। दैट्स द आइडिया, दैट्स द रीजन वी आर रिवाइजिंग द कंजर्वेटिव नेचर। एंड द थर्ड पॉइंट, द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको वर्क और पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट करता है। तो कैसे? द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। देखो दो चीजें हैं, एक एक्सटर्नल और एक कंजर्वेटिव। ये कंजर्वेटिव की बात कर रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहा है। सो दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग। तो ये दो आइडियाज हैं जो हम यूज कर रहे हैं। और इनफैक्ट ये दोनों आइडियाज कहां से आ रहे हैं? फ्रॉम द कंजर्वेटिव नेचर। ये हमारे मेन स्टे हैं, मेन आर्टिकल है, जो कि हमें आगे के आर्टिकल्स में पढ़ने में मदद करेंगे। You can take a screenshot of this and shall we move forward after that? नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं and you will move forward. अच्छा, एक्स्ट्रा बोनस वाली बातें हमें पता है that it is independent, work done is independent of the path, और अगर क्लोज पाथ होगा तो उसके ऊपर वर्क डन 0 आएगा। तो वो सारी बोनस बातें हमें एक्स्ट्रा पता है, वो भी हम यूज करते जाएंगे। तो मेन चीजें बता रही ये दोनों, बाकी जो बोनस वाली बातें हमें आती हैं वो डेफिनेटली हमारे साथ रहेंगे और हमको यूज भी करेंगे क्वेश्चंस में। पर ये मेन आर्टिकल्स, ये मेन आर्टिकल्स हैं, दिस वन। एंड द वर्क डन द कंजर्वेटिव इज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो भी यहीं से आता है, वो भी यहीं से ही आता है। अगर आप इसको FC into dr लिखोगे, सो दैट इज माइनस ऑफ du, ठीक है ना। और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर लोगे, आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो ये आपका क्या हो गया? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। और ये आपका क्या हो गया? दैट इज डेल्टा ई। तो ये बेसिकली बात सेम ही है, पर एक फोर्स का कॉन्सेप्ट है और दूसरा आपका जो है वो वर्क का कॉन्सेप्ट है। ये बस दोनों में डिफरेंस है, नोट कर लें तो मुझे बता रहे। आई विल मूविंग फॉरवर्ड। Done, sir. Done, sir. Right. Okay, straight. So I'm moving to the next and क्या आर्टिकल है? छोटी सी डेरिवेशन करेंगे, बिल्कुल हूबहू डेरिवेशन है which we have done in the +1 gravitation। +1 gravitation में जब हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन करते हैं तो वो अगर आपके दिमाग में है, हल्की फुल्की भी, ज्यादा तो होगी नहीं आपके दिमाग में, पर अगर हल्की फुल्की भी है सो यू विल गेटिंग अ हेल्प। और ये बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कैट लगेगी आपको, नहीं तो हम फ्रेश तरीके से कर ही रहे हैं। EPE मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ टू चार्ज इंटरैक्शन। टू चार्ज इंटरैक्शन, दो चार्जेस है हमारे पास, उनकी इंटरैक्शन है। पहले तो बताते हैं कि इसका ना डेफिनेटिव आइडिया क्या है। डेफिनेटिव आइडिया क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क
performed in shifting a charge from infinity slowly to a point in the field of the given charge is defined as electrostatic potential energy of the system of two charges. देखो पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक मतलब होता है सेटिंग अप अ कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज अ कीवर्ड दैट इज सेटिंग अप अ कॉन्फ़िगरेशन. एक अरेंजमेंट बनाना, कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो. सेटिंग अप अ कॉन्फ़िगरेशन या सेटिंग अप एन अरेंजमेंट, ये होता है आइडिया. अरेंजमेंट बनाना, जैसे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल बना लिया, एक अरेंजमेंट हो गया. एक ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल बना लिया, एक अरेंजमेंट हो गया. आप क्या करते हो, अब आप बताते हो कि भाई वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है ना. बॉन्ड एंगल देखते हो, सब कुछ देखते हो, तो वो आप उसके बाद बताते हो. पहले स्ट्रक्चर तो बने. अब अगर सिंगल ही पार्टिकल है तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या स्टेबिलिटी होगी, कोई डिस्कशन ही नहीं है. तो ये आर्टिकल बेसिकली किसका होता है, फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो सबसे छोटा सिस्टम क्या होता है, बाइनरी सिस्टम. मतलब दो, जैसे हम पढ़ते थे पहले ग्रेविटेशन में, अर्थ मून सिस्टम हो गया, अर्थ सन सिस्टम हो गया, बाइनरी स्टार सिस्टम हो गया. सेम. तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, इंटरैक्शन बिटवीन ओनली टू चार्ज. जैसे दो ही चार्ज है, उनके बीच में इंटरैक्शन, पर वो दोनों इनफाइनाइटली डिस्टेंस अपार्ट थे, दोनों दूर थे, तो दोनों में कोई इंटरैक्शन ही नहीं थी. तो आपको क्या करना है, दोनों को पास लेकर आना. आपको एक अरेंजमेंट बनानी है, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है. तो उसमें मेहनत लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी. उस मेहनत को, उस वर्क को हम क्या डिफाइन करते हैं, एज ए एनर्जी स्टेट. क्योंकि आप बाहर से वर्क करोगे, आप उनको लेकर आओगे, एक कॉन्फ़िगरेशन में रखोगे. तो आपने एक्सटर्नल वर्क करा, तो कहां गया भाई, हो सकता था मूवमेंट में चला जाता, पर मूवमेंट अलाउड ही नहीं है, क्योंकि कह रहे स्लोली शिफ्ट करना. इसका मतलब जो भी आप वर्क कर रहे हो, तब बोलोगे सब फ्रिक्शन में चली गई होगी, तो फ्रिक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस है. समझ आ रही है बात. तो इसका मतलब जो भी एक्सटर्नल वर्क हो रहा है अरेंजमेंट बनाने में, ना वो काइनेटिक एनर्जी में यूटिलाइज हो रहा है और ना ही वो किसी फ्रिक्शन में यूज हो रहा है. तो कहां गया भाई, तो हमने कहा स्टोर हो गया. एनर्जी स्टोर हो गई, किस फॉर्म में, एज अ पोटेंशियल एनर्जी. पर वर्क किसके अगेंस्ट करा गया था, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो फिर उसका नाम क्या दिया जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. अगर वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट करते, ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट, तो बोल देते ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी. अगर वर्क स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट करते, तो बोलते स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. वर्क किसके अगेंस्ट कर रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस. इस वजह से नाम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. राइट. सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कि आपको बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करना है, तो उसमें जितना वर्क होगा उसी को हम बोलेंगे एज ए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. तो भाई ये चार्ज है जो कि ऑलरेडी यहां पर है, इस रीजन में पड़ा हुआ है. जैसे कैपिटल क्यू चार्ज फॉर एग्जांपल, तो अकेला था, तो फील्ड बना के बैठा था. फायदा क्या, फायदा क्या, किसी कोई फील करने वाला तो है नहीं. तो हमने सेकेंड चार्ज लेकर आए. तो ये हमारा सेकेंड चार्ज है जो कि इंफिनिटी पे था, ये वाला चार्ज. इसको लेकर आए और इसकी फील्ड में लेकर आए. पहले तो फील्ड के बाहर था, तो कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन फिर आप उसको फील्ड में लेकर आए. ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो बेस को रिपेल मारेगा. ये अंदर आएगा, ये इसको रिपेल मारेगा, भगाएगा उसको बाहर. भैया इसलिए तो हम आएंगे, और हम क्या करेंगे, हम लाकर इसको यहाँ पे रख देंगे, नहीं तो ये तो भगा देगा रिपल्शन करके. तो हमें उस फोर्स के अगेंस्ट उसको वहां पे सेट करना पड़ेगा, उसको वहां पे रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है चार्ज टू बी प्लेस्ड एट रेस्ट. तो उसमें मेहनत लगेगी और वो मेहनत स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो हमें उसका एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा. तो उसके एक्सप्रेशन देखते हैं, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा. सो आई एम गोइंग टू मेक अप द एक्सप्रेशन फॉर दैट. इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आपने नोट कर लिया, तो मैं एक्सप्रेशन की तरफ मूव ऑन करूं. कर लिया सर. सबने कर लिया है डेफिनेशन नोट. हाँ जी सर. Yes, sir. Yes, sir. So let me begin this idea. So the beginning of this particular idea is the same. कि मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक चार्ज प्लेस करा हुआ है which is Q. This is the charge Q. इसके आसपास इसकी फील्ड है. There is a field which is present
समवेयर ओवर हियर, तो वो फील्ड लाइंस बनी होंगी। तो ये फील्ड लाइंस हैं, दीज आर द फील्ड लाइंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ज एंड स्प्रेड इन ऑल द डायरेक्शंस। तो लिमिटेड बना रहा हूं, सो लाइक दिस। एंड नाउ व्हाट इज देयर कि मुझे दूसरा चार्ज है उसको लेकर आना है। सो देयर इज अ पर्टिकुलर चार्ज व्हिच हैज टू बी ब्रॉट, तो लेकर आते हैं। तो कोई यहाँ पे चार्ज है व्हिच इज q नॉट व्हिच वाज लाइंग एट इंफिनिटी, और इस पर्टिकुलर चार्ज को मुझे लेकर आना है, इंफिनिटी से लेकर आना और यहाँ रखना है। अब मुद्दा है कि किस रास्ते लेकर आऊं, ये क्या बात है, किस रास्ते लेकर आऊं। तो किस रास्ते लेकर आऊं, तो मैंने कहा इसको ना पता नहीं कहां से लेकर आया और ये पार्टिकल ना यहाँ पहुंच गया, इट रीचेस ओवर हियर, यहाँ कहीं पहुंच गया, ओवर हियर पहुंच गया। या मैं इसको एग्जैक्टली यहां बना देता हूं कि ये पार्टिकल ना कहीं यहां पहुंच गया। सो लेट्स से इस पोजीशन पे था। अब मैंने क्या करा, इसकी पोजीशन बदल दी। पहले तो मैं इंफिनिटी से यहां लेकर आया और फिर यहाँ पे अंदर मैंने कहा इसकी पोजीशन बदली। तो मैंने कहा चलो बदलते हैं, इसकी पोजीशन बदली। तो इसकी पोजीशन कैसे बदली मैंने, मैं इसको कहीं ऐसे ले गया और फिर यहाँ ले आया, कहीं इधर ले आया, ऐसे इस तरीके से ले आया। तो मतलब किसी भी आर्बिट्रेरी पोजीशन पे ले आया। या ऐसा होता कि मैं कहीं यहां था और मैं इसको कहीं ऐसे यहां ले गया, ऐसे ले गया। तो मतलब मैं रैंडम पाथ से लेके जा, रैंडम पाथ से। तो भाई कैसे सॉल्व होगा फिर ये क्वेश्चन, रैंडम पाथ अगर होगा। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया। सो दिमाग लगाने में क्या था, तो मैंने ऐसा बोला कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जो कि आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्यू नॉट, इसके ऊपर फोर्स इधर लग रही है, दैट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन। तो इसको मैंने एफ डिनोट कर लिया, दैट्स अ फोर्स डायरेक्शन। फील्ड के अलॉन्ग ही फोर्स लगेगी, तो फोर्स इधर लग गई। लेकिन आप कह रहे हो कि मेरे को उसको डिस्प्लेस कहीं और करना है। मैंने कहा किधर करना है, कहते डिस्प्लेस ना ऐसे करा हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट है। मैंने कहा ओके, कितनी डिस्प्लेसमेंट है, सो लेट्स से दैट इज डीएल, दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है, दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डीएल है, तो इनके बीच का एंगल होगा, तो मैंने एंगल निकाल लिया। तो उस एंगल को मैंने थीटा लिख लिया, दैट्स द एंगल बिटवीन डीएल एंड एफ, एफ और डीएल के बीच का एंगल हो गया। ओके, तो फिर मुझे वर्क का एक्सप्रेशन मिल गया। सो व्हाट्स द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन शुड बी इक्वल टू एज द इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डीएल, यही होता है फॉर्मूला, दैट्स अ फॉर्मूला फॉर द वर्क, दैट्स इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएल। मैंने कहा वेरी फाइन, ओके। तो अब ये थोड़ा मुश्किल है सर, मुश्किल क्यों है, क्योंकि एक्चुअली में मेरे पास जो फॉर्मूला है दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ डी ओवर डी आर, ये फॉर्मूला, ये डी आर है, ये क्या है, डी आर है, पर इस फॉर्मूले में डी एल है। तो अब दोनों में फर्क क्या है ये मैंने आपको समझाना है, बस ये आप समझ गए तो आधी चीजें आपको हासिल हो जाएंगी, यही पार्ट समझना है आपने। तो डीएल क्या है, किसी भी डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट, पता नहीं कहीं भी है, मतलब ये मैंने कहीं आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो भाई वो डीआर कैसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा कि भाई ये आप छोटा सा ट्राइंगल मान लो, ये छोटा सा ट्राइंगल मान लो, ये डीएल है, ये थीटा है, तो ये आ जाएगा इसका प्रोजेक्शन। तो इसका प्रोजेक्शन क्या हो गया, डीएल कॉस थीटा, क्या बन गया, डीएल कॉस थीटा। और ये जो डीएल कॉस थीटा बना है ना, दिस इज इन दिस डायरेक्शन। भाई ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, दैट इज आर क्या, ये तो रेडियल डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये जो डीएल कॉस थीटा, डीएल मैंने कहीं भी ले लिया आर्बिट्रेरी, और उसका जो कंपोनेंट बन रहा है वो आर की डायरेक्शन में बन रहा है, तो इसी डीएल कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, डीआर। So dl is the displacement in any random direction and dr is the displacement along the field line. दोबारा से, dl is the displacement along any random direction and dr is the displacement along field line. सर इसका कोई आसान तरीका है समझने का, मैंने कहा बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। आप कहते हो कि भाई मैंने इसको ऐसे डिस्प्लेस करा, मैंने कहा यार डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स कर रही है, उसको फ्री छोड़ दो ना, इसको चार्ज को फ्री छोड़ दो। कल मैं चार्ज को फ्री छोड़ूंगा तो कहां जाएगा, तो सर चार्ज को फ्री छोड़ेंगे तो वो तो अलोंग द फील्ड लाइन ही जाएगा। किधर जाएगा, अलोंग द फील्ड लाइन ही जाएगा। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर, दैट्स द ट्रू मीनिंग ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर, कि ये जो एक्सप्रेशन है वो लग कैसे रहा है, एफ डीएल कॉस थीटा।
तो डीएल आर्बिट्रेरी, थीटा पता नहीं कौन सा एंगल, पर एक्चुअली में वो एक्सप्रेशन रिड्यूस होके क्या बन गया है, दैट इज सिंपली एफ इंटू डी आर बन गया है। एंड डी आर क्या है, दैट्स अ डिस्प्लेसमेंट along the radial direction, मेंशन कर रहा हूं मैं इसको, this dr is the displacement along the field line, कहां पर, along the field line, और that is along the radial direction। ये बात हमने कर ली और यहीं से आपका रिलेशन इजी हो गया, क्योंकि अब ये बिल्कुल dr फॉर्मेट में, स्केलर के फॉर्मेट में दिखने लगा है। चलो जी, तो ये तो आसान हो गया। अब आपकी जो भी लिमिट है वो तो अलोंग द फील्ड लाइन लगेगी, जबकि आप लेकर कैसे भी आ जाओ, पर चलना तो उसने फील्ड लाइन पर ही है, तो उसकी लिमिट कैसे लगेगी, अलोंग द फील्ड लाइन लगेगी, चाहे आप उसका पार्ट कुछ भी बना लो। तो ये होगी मेरी आसानी। अब मैंने इसको सॉल्व करना है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, लेट्स सॉल्व दिस। तो अब मुझे क्या करना है, कंजर्वेटिव फोर्स निकालना है, तो ये माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मैं माइनस लगा रहा हूं बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव नेचर, जो कोई पहले लिखा था हमने, वर्क डन इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वेरी गुड, सो दैट इज माइनस ऑफ के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, दैट्स अ इंस्टेंटेनियस फोर्स, दैट्स अ इंस्टेंटेनियस फोर्स, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, तो इंस्टेंटेनियस जितना डिस्टेंस है उसको आर मान ली। सो दैट्स अ इंस्टेंटेनियस फोर्स, दैट इज के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर एंड इनटू dr। वेरी गुड, अब क्या करें, अब लिमिट लगाए। लिमिट कहां से लगाऊं, अरे लिमिट तो डेफिनेशन में लिखी थी कि पहले ये चार्ज कहां था, इंफिनिटी पे, और अब आप इसको पता नहीं कहां से कैसे लेकर यहां तक आ गए, जो फाइनल पोजीशन है वो कितनी है, आर नॉट है। इनिशियली कहां पे था, इंफिनिटी पे, सो इनिशियली इट वाज एट इंफिनिटी एंड फाइनली इट इज एट अ पोजीशन ऑफ आर नॉट। दैट्स इट, दैट्स इट। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, सो के क्यू क्यू नॉट, माइनस साइन बाहर है, 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन आर, एंड वी प्लेस द लिमिट, एंड द लिमिट इज द इंफिनिटी टू द आर नॉट। ये डेफिनेशन से आ गई, अमाउंट ऑफ वर्क डन in shifting the charge from the infinity to a point in the field of the given charge. So that's exactly the definition in the expression format. Minus minus cancel, that becomes k q q naught upon r naught and minus k q q naught upon infinity, right? By placing the limit, minus minus cancel हो गया, upon r naught minus infinity. So this is equal to, what is work done equal to, that's work done is supposed to be, by the conservative is supposed to be the change in potential energy. What it is, that's a change in potential energy, that is u at r naught and minus u at infinity. That's a change in potential energy. Final potential energy minus of initial potential energy. Initial potential energy कितनी है, infinity पे कितनी है, 0 आ रही है, 0 आ रही है, anything upon infinity is 0, so u at the infinity that is coming as 0, इसको हम define करते हैं as a reference potential energy. So where is a reference, it lies at infinity, so this is supposed to be the reference, और reference पे जो potential energy है वो कितनी है, 0 है, तो उसके रिस्पेक्ट में, कि infinity पे जो 0 है उसके रिस्पेक्ट में इस अरेंजमेंट में, क्योंकि अब ये चार्ज फाइनली यहां पहुंच जाएगा, तो एक अरेंजमेंट बन जाएगी, इस अरेंजमेंट की कितनी एनर्जी है वो हमें यहां से मिल रही है, दैट्स द अरेंजमेंट एनर्जी। मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर सेट कर दें और अब इसको स्टैटिक कर दें, अब इस पोजीशन में स्टैटिक हो गए दोनों, तो फिर उस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी कितनी आ रही है वो इससे मिल रही है, दैट्स अ कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी, दैट्स इक्वल टू k q q naught upon r naught, that's the energy of this configuration. मतलब अब ये सारी तामझाम को हटा दें और सिंपल बोलें कि हमारे पास ये चार्ज q है और ये चार्ज q नॉट है और इनके बीच का डिस्टेंस r नॉट है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज सिंपली k q q नॉट upon r नॉट, that's the potential energy of configuration या फिर interaction between the 2 point charges. सिर्फ point charges के लिए
This whole idea is for the field distribution of the point charge. तो ये expression किसका है? That's the potential energy of interaction. आपस में फोर्स लगाई है, वो इंटरैक्शन हुई है, उसमें वर्क हुआ है, तो इस वजह से कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन ऑफ द 2 पॉइंट चार्जेस. ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होता है. तो मतलब रिंग के लिए, डिस्क के लिए, स्फीयर के लिए, बोले उसके लिए नहीं है. दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द केस ऑफ योर व्हाट पॉइंट चार्जेस, और वो भी सिर्फ 2 के लिए एप्लीकेबल है. दैट इज फॉर अ ग्रुप ऑफ 2 चार्जेस, बाइनरी चार्ज सिस्टम के लिए. इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कुछ डाउट है तो पूछ लें. सर वो स्टार्टिंग में नेगेटिव साइन कैसे आया? Negative sign because of this, because of the negative, because we are talking about a work done by the conservative nature. Reconfiguration unstable है ना? Yes, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. पर हम जिस बिल्कुल उस बात को हम अभी फ्यूचर अभी थोड़ी देर में चेक करेंगे. पर अभी हम ये कह रहे हैं कि हमने उसको मतलब सेटअप कर दिया, उसको सेटअप कर दिया, तो उसकी एनर्जी देख ली. और डेफिनेटली जो तुमने बोला बिल्कुल सही बोला कि ये पॉजिटिव आ रही है. पर क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये रुकना नहीं चाहते वहां पे, हमने जबरदस्ती उसको रोका हुआ है. वो रुकना चाहते नहीं है, दे डोंट वांट टू स्टॉप देयर, क्योंकि उनमें रिपल्सिव फोर्स है. तो हो सकता है हमने हिंज करके लगा दिया हो, फिक्स कर दिया, रिवेट कर दिया, तो उसको इस कॉन्फ़िगरेशन पे जबरदस्ती सेट करा हुआ है. अगर उसके नेचुरल बोलेंगे तो नेचुरली तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो उसको भगा ही देगा, उसको रिपेल करके भगा ही देगा. तो स्टैटिक हो ही नहीं सकता नेचुरली. इसका मतलब वो कॉन्फ़िगरेशन आपकी अनस्टेबल ही रहेगी. तो बिल्कुल सही पहचाना आपने. ओके सर. नोट करने तो बता देना. डन सर. कर लिया सर. यस सर. डन सर. राइट. सो जो मैंने की पॉइंट बताया उसको ध्यान रखना कि एक्चुअली हमने जो कहानी है वो कंजर्वेटिव कैसे बनाई है. हमने कंजर्वेटिव कहानी बनाई है डीआर को इंट्रोड्यूस करके. ये हमारी कहानी है कंजर्वेटिव की. ये कंजर्वेटिव का ट्रू मीनिंग होता है, बाकी को भी फॉर्मूला हमें बड़ा कठिन सा लगता है, डीएल कॉस थीटा. और यही कंजर्वेटिव का ट्रू मीनिंग है कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहीं भी हो सकती है, पर आपने ऑब्जर्व कहां करनी है? अलोंग द फील्ड लाइन. दैट्स अ की कॉन्सेप्ट. अगर आप पोटेंशियल में इस बात का ध्यान रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. आगे अच्छे बढ़िया क्वेश्चन में इस छोटे से कॉन्सेप्ट की वजह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन दिखाएगा कि उसकी मूवमेंट आप पता नहीं कहीं के पर है और आप कंफ्यूज होते रहोगे. लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे, जो मैंने यहाँ पे छोटी सी बता दी है, लिखवा भी दी है, कि आपको ऑब्जर्व फील्ड लाइन के अलोंग करना है. अगर आप इसको देख जाओगे तो आपके मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. कई बार बहुत मुश्किल क्वेश्चन बहुत ही सिंप्लिसिटी से सॉल्व होते हैं, और ये वो कोर कॉन्सेप्ट है जिससे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बहुत सिंप्लिसिटी से सॉल्व होंगे. ध्यान रखना, इस बात को मैं बार बार मेंशन करूंगा जब वो क्वेश्चंस आएंगे. मूविंग अहेड, आगे बढ़ रहे हैं एंड इंट्रोड्यूसिंग द सेम आइडिया. जो अभी इसने पूछा मुझसे कि भाई स्टेबिलिटी है, इनस्टेबिलिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने बनाया दैट इज के क्यू नॉट बाय आर. तो डेफिनेट 2 केसेस आ जाएंगे. पहला केस, द केस 1, व्हाट इफ we are dealing that q naught is supposed to be greater than 0. मतलब दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, मतलब लाइक चार्जेस है. सो द पोटेंशियल एनर्जी इज कमिंग एज इक्वल टू प्लस के क्यू नॉट बाय आर. तो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का जो वेरिएशन है दैट इज 1 बाय आर. तो ग्राफ बनाना तो बड़ा सौखा था, पर कैसे बनाए? अच्छा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है. सो दैट्स योर फर्स्ट क्वाड्रेंट ग्राफ. तो ये कब बन रहा है? when we are q naught supposed to be greater than 0. तो ये आपका ग्राफ बन गया. वो तो इनवर्स ही r बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. but if we are dealing with the case 2 in which we have q naught less than 0, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है. इसमें या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है. इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. सो हेंस the potential energy is equal to
minus k q naught by r. And now what he said to me is perfectly looking very nicely over here कि क्योंकि ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इट इज अनस्टेबल. इट इज व्हाट? अनस्टेबल. वैसे भी पोटेंशियल एनर्जी अगर पॉजिटिव होती है तो उसका मतलब क्या होता है? इनस्टेबिलिटी. क्यों आ रही है? रीजन ढूंढा मैंने, रीजन ढूंढा तो मुझे समझ में आया कि यार फोर्स जो है ना वो पॉजिटिव होगी. मैंने कहा यार पॉजिटिव फोर्स का क्या मतलब है? तो पॉजिटिव फोर्स का मतलब है रिपल्सिव फोर्सेस. रिपल्सिव फोर्सेस, राइट? रिपल्सिव फोर्सेस मतलब है. और अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो मैं बोलूंगा ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. और मैंने बोला स्टेबिलिटी कब आती है? मैंने कहा अट्रैक्टिवनेस से आती है. अट्रैक्टिवनेस से आती है कि एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, अर्थ सन को अट्रैक्ट करती है, तो तब जाके स्टेबिलिटी बनती है. सो फोर्स कैसे है? नेगेटिव है. और नेगेटिव फोर्स का मतलब क्या है? दैट्स अट्रैक्टिव इन नेचर. दैट्स अट्रैक्टिव इन नेचर. सो ग्राफ नेचुरल सी बात है, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बना हुआ है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन ओवर देयर. आर को पॉजिटिव पे प्लॉट करें, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव पे आ गई है. दैट्स योर पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ्स फॉर द इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस. नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें. हमेशा कहानी पॉइंट चार्जेस से शुरू होती है. सो द फोर्स बिटवीन द 2 point charges, that is k q naught by r square, and the potential energy that is equal to k q naught by r, and the relation between the two, that is f is equal to minus of du by dr. तो वो एक r एडजस्ट हो जाता है यहाँ पे. That's तो उल्टा भी देख सकते हो ना कि आप अगर इसको डिफरेंशिएट मार लो, इसको डिफरेंशिएट करो, आ जाएगा 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r² आ जाएगा, है ना? -1/r². और माइनस साइन अलग है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा. सो इनडायरेक्ट भी है ना, पहला चैप्टर पढ़ा ही नहीं होता और सीधा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होती. तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करके कूलम्स लॉ आ गया, तो भी पॉइंट चार्जेस. नोटेड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो फाइनली जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तो इसका मतलब ये हम मान के चलेंगे कि ये पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से पूरा एक ही चैप्टर मान के चलेंगे. यूनिट बोल सकते हो. तो इसका मतलब कहीं से भी शुरू करोगे कुछ भी मिल जाएगा. मतलब एक चार्ज पकड़ोगे तो फील्ड पोटेंशियल मिल जाएगा, पोटेंशियल पकड़ोगे तो फील्ड मिल जाएगी, फोर्स पकड़ोगे तो एनर्जी मिल जाएगी, एनर्जी पकड़ोगे तो फोर्स मिल जाएगी. मतलब सब कुछ इंटरलिंक माया है, सब कुछ इंटरलिंक होगा. और यही हम सीखते जाएंगे धीरे धीरे कि सारी चीजें लिंक होंगी. फ्यूचर में हम फील्ड को पोटेंशियल से रिलेट करेंगे, फील्ड को पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट करेंगे, तो सारी चीजें इंटरमाइंड होंगी. एंड दैट विल बी द ग्रेट कॉन्सेप्ट. और फिर उसी को यूनिट बोलेंगे. मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट, एंड दैट्स 3 चार्ज कॉन्फ़िगरेशन. 3 चार्जेस आ गए और आपने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी. मैंने कहा कैसे कर दी भाई, कैसे कर दी? तो हमें बताया गया ये तीनों दूर दूर थे, तीनों पास नहीं आना चाहते थे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे. मतलब ये इनफाइनाइट सेपरेशंस पे थे. तो हमने इनको सेट करा है, हमने सेट करा है. कैसे करा है? तो सबसे पहले Q1 को हमने कहीं रख दिया. तो Q1 को हमने यहां लाके रख दिया. ये Q1 है, ठीक है. Q1 कहां था सर? इंफिनिटी पे था. कहां था? इंफिनिटी पे था. Q1 वाज एट इंफिनिटी. तो हम इसको लेकर आए और हमने इसको यहां पे लाके रख दिया. वी प्लेस्ड इट ओवर हियर. तो मुझसे पूछा गया, अरे सर कितना वर्क लगा? सो वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पोजीशन, यहां लाके रख दिया. तो कितना वर्क डन हुआ? तो मैंने कहा जो वर्क डन आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0. कहते हैं ये क्या बात है, वर्क डन 0 कैसे हो सकता है? मैंने कहा रीजन और कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो आपको कोई वर्क ही नहीं करना पड़ा, क्योंकि वर्क तो अगेंस्ट द फोर्स होता है. जब कोई और चार्ज ही नहीं है, क्योंकि बाकी तो इंफिनिटी पे पड़ा है, तो जब कोई चार्ज ही नहीं है तो वर्क डन ही नहीं होगा. लेकिन अब ये यहाँ पे सेट हो, अब ये ए पोजीशन पे आपने इसको सेट कर दिया. अब हमने क्या करा? अब हमने बोला यार सेकेंड चार्ज लेकर, तो Q2 को लेकर आएगा.
तो Q2 को लेकर आके यहाँ पे रखा गया। Q2 कहाँ था भाई, कहीं था इंफिनिटी पे, इट वाज एट इंफिनिटी, उसको वहां से लेकर आया गया और यहाँ पे सेट कर दिया गया, इस जगह रख दिया। कहाँ रख दिया, बी पे रख दिया। तो क्या होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। वर्क डन इंटीग्रल ऑफ k q1 q2 by r square into dr, पर वो तो हमने कर लिया अभी, तो सीधा वर्क डन लिख लेते हैं। सो व्हाट विल बी दैट वर्क डन, दैट इज अ वर्क डन in shifting the charge q2 from infinity to the position b पोजीशन पे। पहले इसको कहां रखा था, a पोजीशन पे, इसको कहां पे रखा, b पोजीशन पे। तो कितना वर्क है, द वर्क डन इज इक्वल टू k q1 q2, क्योंकि ये तो इधर आ गया, q2 तो इधर पहुंच गया। अच्छा, इनके बीच का डिस्टेंस देख लो, तो वो हमें बताया गया r12, सो दैट बिकम्स k q1 q2 अपॉन r12। ये आपका वर्क है, क्योंकि ये हमने कैलकुलेट करा था, क्योंकि वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, k q1 q2 by r। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन सेट हो गया। पर अब कहते हैं तीसरा लेकर आओ, चलो तीसरा लेकर आते हैं। तो हम तीसरे को लेकर आए, तो तीसरा कहीं इंफिनिटी पे था, इट वाज एट एन इंफिनिटी। अब इसको लेकर आए, तो जब इसको लेकर आए, कहां रखा, यहां रखा सी पे, तो ना ये चाहता है कि आए, ना ये चाहता है कि आए। पहले जब इसको लेकर आ रहे तो ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं रहूं, लेकिन जब इसको लेकर आए तो हमें मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि ये नहीं चाहता था, लेकिन हमने जबरदस्ती कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करा। और अब जब इसको लेकर आ रहे हैं, सुनना, जब आप इसको लेकर आ रहे हो तो ये दोनों नहीं चाहते, अब ये मिलके इसको भगाएंगे। पहले तो ये अकेले भगा रहा था इसको, अभी दोनों मिलके इसको भगाएंगे। तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों मिलके इसको अपोज कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अगेंस्ट भी मेहनत करनी पड़ेगी और इसके अगेंस्ट भी मेहनत करनी पड़ेगी। सो वी विल हैव एक्स्ट्रा वर्क टू बी परफॉर्म्ड नाउ, दैट इज अ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज, कौन सा, Q3, कहां पे, फ्रॉम इंफिनिटी टू द पोजीशन C पे लेकर आ गए। तो पहले इट वाज द वर्क अगेंस्ट ओनली Q1, सिर्फ Q1 के अगेंस्ट इसको वर्क करना था। अब जब यहां पर लेकर आए हो, सो दैट इज अ वर्क अगेंस्ट द Q1 एंड Q2, दोनों उस पे फोर्स लगाएंगे, दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। सो व्हाट इज दैट वर्क, वर्क तो स्केलर है, अलग अलग ऐड कर लो। तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, तो ये डिस्टेंस कितना, r13, तो वर्क कितना लगा, k q1 q3 अपॉन r13। फिर इसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा, क्योंकि ये भी कॉन्फ़िगरेशन बनी है, दैट इज r23, सो दैट इज प्लस k q2 q3 अपॉन r23। अब हो गया मामला खत्म, अब सारे सेट हो गए, कॉन्फ़िगरेशन बन के तैयार हो गई। तो हमने कहा कितनी मेहनत लगी भाई, हमने कहा तीनों वर्क ऐड कर लो। सो व्हाट इज अ नेट वर्क डन, दैट इज W1 plus W2 plus W3, and this will be stored as the electrostatic potential energy in this configuration. And what is that, तो जोड़ो, सारा जोड़ो, so that is k q1 q2 upon r12 plus k q1 q3 upon r13 and plus k q2 q3 upon r23। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया for the net work performed या फिर potential energy of this configuration, for this configuration, for a system of charges। तीन सिस्टम है, तीन चार्जेस, उनकी एनर्जी है। अब मैंने आंख बंद करके खोली और दोबारा देखा, मैंने कहा ये तो मैंने समझाया, पर मैंने एक्सप्रेशन को दोबारा देखा, ऐ तो बड़ा सौखा एक्सप्रेशन है, ऐ तो बहुत इजी एक्सप्रेशन है। मैंने कहा कैसे, कहते सारे कॉम्बिनेशन लिख दो, मैथ्स लगा दो, फिजिक्स क्या समझ नहीं, मैथ्स लगा दो, सारे कॉम्बिनेशन लिख दो। मैंने कहा सारे कॉम्बिनेशन मतलब, कहते एक ये कॉम्बिनेशन, एक ये कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन लिख दो, खत्म। मैंने कहा ये तो बड़ा बढ़िया, दैट्स सो इजी एंड दैट्स एग्जैक्टली इट इज। तो ये कॉम्बिनेशन k q1 q2 by r12, ये कॉम्बिनेशन k q1 q3 by r13, ये कॉम्बिनेशन k q2 q3 by r23। कॉम्बिनेशन बोला है,
मतलब which is without any repetition, इसमें कोई repetition नहीं है. So it is all possible combinations, pairs बोल सकते हैं without any repetition. तो सारे pairs लगा दिए मैंने 1 2 3 और कोई repetition नहीं लिखी. repetition मतलब उल्टा मत लिख देना कि k q1 q2 by r12 लिखा है तो बोलो एक और है k q2 q1 by r12, वो तो एक ही होगी ना, इंटरैक्शन तो एक ही होगी ना, दो के बीच में एक ही इंटरैक्शन है. सो 3 इंटरैक्शन. सो दैट्स एन आइडिया. पर बनता कैसे है ये, तो सर इतना लंबा बताने की जरूरत क्या होती है. मैंने कहा एक तो स्कूल के नंबर के लिए और दूसरा ये बताने के लिए कि भाई अपन कॉन्फ़िगरेशन बनाते क्यों हैं. मतलब सर क्लियर करो बात को. ये अभी आप नोट कर लेना, एक सेकेंड, क्लियर करो बात को. तो क्लियर ऐसा है कि हमने पढ़ा गॉस लॉ में कि हम ना इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बनाते हैं. तो मैंने कहा भाई कैसे बनाते हो, ये बनेगा कैसे. तो मैंने बताया कि भाई क्या हुआ, पहले कोई नहीं था तो एक चार्ज आ गया, पहला चार्ज रख दिया, कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई मेहनत नहीं लगेगी. पर फिर अगला चार्ज लेकर आओगे, जब लेकर आ रहे होगे ना, बोलेंगे हम तो यहां रखेंगे, अरे फिर होगी मुश्किल क्योंकि ये आने नहीं देगा. तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. आपने मेहनत करी और फिर इसको अरेंज कर दिया. फिर भाई अगला चार्ज लेकर आए. अब ये दोनों बोलेंगे हम नहीं आने देंगे. तो आप कहेंगे मैं तो रखूंगा, मैं तो मेहनत करूंगा. आपने मेहनत करके इसको रख दिया. अब आप अगला लेकर आएंगे, अगले वाले को रखेंगे लाके. ये तीनों बोलेंगे हम नहीं आने देंगे, पर हम बोलेंगे हम तो रखेंगे, हम रख देंगे. फिर हमें समझ में आ रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है. फिर हम रखते गए और मेहनत लगती गई और क्या हुआ, बहुत मेहनत का नतीजा क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो गई. क्योंकि सभी को अरेंज करके रखने में हाई पोटेंशियल एनर्जी लगती है. मतलब ये इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज इज अ शीट ऑफ वेरी हाई पोटेंशियल एनर्जी. रीजन, इनको इकट्ठा करने में बहुत मेहनत लगी है. एंड दैट्स द रीजन टू स्टडी द आइडिया. ये बताना कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हो तो उसका फायदा क्या होता है. डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और वही चाहिए, हायर एनर्जी चाहिए, हायर स्टोरेज एनर्जी चाहिए. तो कैसे बनेगी, कॉन्फ़िगरेशन से बनेगी, दो से नहीं बनने वाली. सो दैट्स एन आइडिया. तो अभी हमने 3 का पढ़ा है. दैट्स एन आइडिया. ये तो मैंने समझाने के लिए करा है. दैट्स एन आइडिया कि हमने 3 का पढ़ा है. तो 3 में इतनी मेहनत लगी, मान लो चौथा लाते तो चौथे को तीनों रिपेल मारते तो आपको और मेहनत करनी पड़ती और मेहनत का फल मिलना चाहिए. तो मेहनत का फल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. नोट कर लिया हो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे बढ़ूंगा. Done, sir. Yes. So the point will be कि भाई आप 3 के ऊपर कहानी नहीं रोकेंगे और इस आर्टिकल को हम नया रूप दे देंगे. एंड दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस. तो मतलब n नंबर ऑफ चार्जेस आ जाए. आपने एक रिंग बना लो, डिस्क बना लो, स्फीयर बना लो, सिलेंडर बना लो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन बना लो. तो सिस्टम ऑफ चार्जेस नहीं, अभी वहां नहीं जाएंगे. मतलब अभी हम बात करेंगे शेप्स की, बात नहीं करेंगे. अभी हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस की. अभी उसका कोई शेप नहीं बनाएंगे, कोई रिंग नहीं बनाएंगे, कोई डिस्क नहीं बनाएंगे, कोई स्फीयर नहीं बनाएंगे, कोई सिलेंडर नहीं बनाएंगे, वो बाद में. अभी हम बात करेंगे सिर्फ किसकी, दिस इज ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. जब शेप आ जाएगा ना मेरे दोस्त, जिस दिन शेप आने शुरू हो गए कि आपने रिंग के ऊपर चार्जेस इकट्ठे कर दिए, आपने स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो आर्टिकल आपका कैपेसिटी की तरफ पहला कदम होगा. और वही आर्टिकल, ये चैप्टर तभी उस दिशा में जाएगा, कैपेसिटी की तरफ, कैपेसिटेंस की तरफ जाएगा, जो कि इस चैप्टर का सेकंड पार्ट होगा जब शेप्स आएंगे. तो अभी शेप्स नहीं है, अभी सिर्फ पॉइंट चार्जेस की बातें होंगी. तो हम पॉइंट चार्जेस की बातें करेंगे. दैट्स अ ईपी ड्यू टू सिस्टम ऑफ द चार्जेस. डेफिनेशन देखिएगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस is a work needed to bring the charges from the infinite separation to their final position. That means to arrange
द चार्जेस इन कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, जब दो चार्जेस के लिए हमने डेफिनेशन बनाई थी तो डेफिनेशन बड़ी अजीब सी थी, मतलब थोड़ी मैथमेटिकल थी। वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फील्ड इज नोन एज अ ईपी। ये ज्यादा सोखी डेरिवेशन और डेफिनेशन है क्या, कि आपको एक अरेंजमेंट बनाना है, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, और उसको हम क्या डिफाइन करते हैं एज ए ईपी बिकॉज ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब बहुत सारे चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है, बड़े सारे चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं कॉन्फ़िगरेशन में। ये आपकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन। अब आपको बोला इनकी कुल मिला के पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि आप क्या करो, और पॉसिबल पेयर विदाउट रेपिटेशन ये बना लो। अगर आप ये बना लोगे तो आपको एनर्जी मिल जाएगी। मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है, ये तो बहुत आसान है। तो इस पूरे झुंड में से मैंने दो ऐसे चार्जेस चुन लिए, Qi एंड Qj, और इनके बीच का डिस्टेंस देख लिया, दैट इज Rij। अब मैंने क्या करा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी। तो इनकी एनर्जी कितनी है, दैट इज K Qi Qj अपॉन Rij। ये हो गया, ये इन दोनों की हो गई। अब मैंने कहा भाई ये वाला भी सबसे इंटरैक्ट करेगा, ये वाला भी सबसे करेगा, और ये भी आपस में इंटरैक्ट करेंगे सारे, है ना। तो हमने तो रेफरेंस ये दोनों ले लिए। तो हमने क्या करी, इसकी डबल समेशन लगा दी। डबल समेशन मतलब आई की भी वैल्यूज हो सकती हैं, इनमें से आई कोई भी हो सकता है ना, और जे भी कोई भी हो सकता है। तो इसका मतलब आई जो है दैट इज फ्रॉम 1 to n, और जो जे है दैट इज आल्सो फ्रॉम 1 to n। कोई भी हो सकते हैं, वो झुंड में से कोई भी चार्जेस हो सकते हैं। तो क्योंकि हमें ऑल पॉसिबल पेयर देखना, तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देख लीजिए। पर एक कैच है। व्हाट इज अ कैच? कैच ये है कि आप अगर आई को 1 लेते हो और जे को 2 लेते हो, तो इसका मतलब हम एनर्जी कैसे लिखेंगे, दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R12। और अगर आपने आई को 2 लिख लिया और जे को 1 लिख लिया, तो फिर ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 पर। ये तो सेम हो जाएंगे, ये तो सेम हो गया, तो रेपिटेशन आ जाएगी। और ऐसा हमेशा होगा, I2 रखो J3 रखो, तो I3 और J2 उससे रेपिटेशन आ जाएगी। तो क्या करें, इसका मतलब सारे पेयर डबल हो गए, डबल हो गए, क्योंकि ये सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके अंदर। तो हमें क्या करने पड़ेंगे, हाफ करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें विदाउट रेपिटेशन देखना है। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम क्या कर लेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मतलब आपने जो रेपिटेशन हो रही थी उसको हटा दिया। रेपिटेशन कैसे हो रही थी बात समझा दी, कि आई को 1 रखा, जे को 2 रखा, या फिर आई को 2 रखा, जे को 1 रखा, तो एनर्जी सेम आ रही है। और हमने बोला था कि रेपिटेशन अलाउड नहीं, तो रेपिटेशन नहीं अलाउड हो, इसलिए हमने हाफ के फैक्टर को डाल दिया। तो ये तो सेटिंग हो गई, पर एक जगह मामला और अटक गया। कैसे? अगर आप आई को 1 रख लो और जे को 1 रख लो, तो फिर एनर्जी कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 by 0, क्योंकि वो तो मतलब I1 और J1 वो तो एक ही चार्ज हो गया। तो एक ही चार्ज हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अनडिफाइंड होगी, ये नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं होगी। इसका मतलब ये भी गलती है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी अपने साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब आपको साथ में मेंशन करना पड़ेगा I is unequal to J, and then this is known as the net potential energy of the system of charges. This is the system of charges। इसे लिखने का तरीका है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये है आपके लिए, ये है आपके लिए ऑल पॉसिबल पेयर विदाउट रेपिटेशन। कोई इसका शॉर्टकट फॉर्मूला है? मैंने कहा एक चीज है, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है, कितने n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, सो द पॉसिबल पेयर्स विल बी n into n minus 1/2। ये जो मैथ्स में कॉम्बिनेशंस होता है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो वहां से आ जाता है, ये वहां से आ जाता है। सो कितने पेयर बने, दैट इज n into n minus 1/2। मतलब अगर 3 चार्जेस हैं, सो कितने पेयर बने, 3 into 2/2, 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर, 1 2 and 3। अगर 4 चार्जेस होते तो 4 होते, मान लो 1 2 3 4, 4 चार्जेस होते तो कितने पेयर बनते, 1 2 3 4 एंड 5th and 6th, 1 2 3 4 5th and 6th, कितने पेयर बनते, 6। फॉर्मूले में मिल जाएगा, दैट इज 4 into 3/2, 6 पेयर बन जाते। तो जितने ज्यादा पेयर बनेंगे
उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है ना। और कहीं पे हमें चाहिए, वैसे कहीं पे हमें चाहिए। अब इसके लिए स्टेबिलिटी मत सोचते रहना, तो मैंने एग्जांपल समझा दिया इसलिए पहला कि जैसे इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज बनाई हमने, तो उसके ऊपर सारे लाइक चार्जेस रखे, क्योंकि हर वक्त आप ये मत सोचना कि स्टेबिलिटी का क्वेश्चन होगा, वो भी होंगे, लेकिन अगर आपको लाइक चार्जेस को इकट्ठा कर रहे हो तो मेहनत ज्यादा लग रही है, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी हाई हो रही है, वो भी कॉन्सेप्ट है। तो वो कैसे बनेगी, जब एन को हाई करो, जितना एन हाई होता जाएगा उतनी ज्यादा इंटरैक्शंस बढ़ेंगी, उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की स्ट्रांग होगी, तो जो कि फ्यूचर में चार्ज को मूव कराने के काम आएगी। मतलब आप उस एनर्जी के एक्सपेंस पे वर्क करा पाओगे, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर पाओगे, करंट एस्टैब्लिश कर पाओगे, वो तभी कर पाओगे ना जब आप हाई पोटेंशियल क्रिएट करोगे, हाई पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करोगे। तो वो कैसे होती है, इस मेथड से होती है, दैट इज बाय द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। पर ये सिर्फ अभी पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, कोई शेप नहीं है, कोई शेप नहीं बनाई है कि रिंग बनाया, स्फीयर बनाया, सिलेंडर बनाया, ऐसा कोई शेप नहीं बनाया। सो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। Done, sir. Done, sir. Sir, done. Okay. Done, sir. When we will be studying कि एक चार्ज की कितनी इंटरैक्शंस है, अभी सुनना दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस। एक चार्ज की कितनी इंटरैक्शन है, मतलब मुझे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे झुंड ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं, देयर आर मेनी चार्जेस ओवर देयर, बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो टोटल इंटरैक्शन मैंने बोली, क्या बोली, नेट इंटरैक्शन बोली। सो नेट इंटरैक्शन जो है वो ऑल पॉसिबल पेयर से आ गई, और वो जो ऑल पॉसिबल पेयर्स थे वो बन गए आपके n into n-1/2, right? And if I am talking about interactions of one charge, that is a possible interactions of one charge, मतलब एक चार्ज की कितनी इंटरैक्शंस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मेरे पास ये वाला चार्ज, ये वाला, तो ये किस किस से इंटरैक्ट करेगा, तो सबसे करेगा भाई, क्योंकि सबकी फील्ड में है तो सबसे इंटरैक्ट करेगा, सुपरपोजिशन लगेगी, सबसे इंटरैक्ट करेगा, तो कितनी इंटरैक्शंस होंगी, दैट विल बी n-1। अपने से तो नहीं करेगा ना, बाकी सबसे करेगा। तो ये है एक चार्ज की पॉसिबल इंटरैक्शंस, और ये क्या है, दैट इज ऑल पॉसिबल इंटरैक्शंस। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन दोनों के बन जाते हैं। दिस इज फॉर ऑल पॉसिबल इंटरैक्शंस विद इन द सिस्टम, and this is the interactions possible for a single charge with the remaining charges। तभी मैंने सुपरपोजिशन का नाम लिया है कि सुपरपोजिशन क्या होता है कि एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैसे मिलती है। तो बाकी सब लगाएंगे, तो n नंबर ऑफ चार्जेस है, तो जितने बाकी n-1 बचे वो मिलके उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी दो पार्ट से आती है। द टू वर्जन्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आर देयर। पहली जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं और जो कि हम अभी पढ़ते रहेंगे, 2-3-4 लेक्चर्स में यही पढ़ते रहेंगे, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी। जब हमारा दिल भर जाएगा, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट रुकने लगेगा, तब हम एंटर करेंगे इन द सेकेंड पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आइडिया विल बी नोन एज द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलेंगे, द सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो उसका हिंट बताता हूं कि उसका मतलब क्या है। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है कि जो सिस्टम है, जो भी आपका एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो अब इतनी ताकत रखता है कि उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, अब आपको उसको देनी नहीं, उसके पास खुद से है। मतलब कैसे, तो हमने कहा मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसके ऊपर चार्जेस होते हैं। अरे पता है कहां होते हैं, कहां होते हैं, सरफेस पे होते हैं। तो ये सरफेस पे है, ये ऑलरेडी है, मतलब किसी ने पहले मेहनत करी होगी, किसी ने पहले मेहनत करी होगी इन चार्जेस को यहाँ पे रखने में, अपने आप तो आए नहीं होंगे, मेहनत हो गई। अब ये सुंदर लग रहा है, अब ये सुंदर लग रहा है, ये कॉन्फ़िगरेशन में सेट है, तो दूसरा कोई नहीं है, कोई इसके आसपास नहीं है,
इसकी एनर्जी इसकी अपनी है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि उस कंडक्टर की अपनी एनर्जी है। तो बेसिकली सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी किसी कंडक्टर की डिफाइंड होती है, किसी नॉन कंडक्टर की डिफाइंड होती है। नॉन कंडक्टर होता तो चार्जेस अंदर भी इकट्ठे कर सकते थे, है ना, तो हो सकता है एनर्जी ज्यादा हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि ज्यादा चार्जेस आएंगे। कंडक्टर में तो लिमिटेंसी है कि अंदर तो चार्ज ही नहीं हो सकता, सारा चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, तो आपकी डिपोजिशन सिर्फ सरफेस पे पॉसिबल है। नॉन कंडक्टर होगा तो अंदर भी हो सकती है, तो अगर नॉन कंडक्टर हो गया तो चार्जेस अंदर भी आ जाएंगे, और डेफिनेट सी बात है वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी और हाई हो जाएगी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बन गया। ऐसे ही बना ना, ऐसे ही बना ना, लेकिन अब वो शेप है, अब वो एक शेप है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो उसकी अपनी इकलौती एनर्जी को क्या बोलेंगे, सेल्फ। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज सपोज्ड टू बी व्हाट, इंटरैक्शन, कि वो बनेगी कैसे, और बाद में शेप की एनर्जी बताएंगे जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो पूरा चैप्टर एक्चुअली में पोटेंशियल का ही है, लेकिन दो पार्ट्स में है। अभी हमारा आर्टिकल है इंटरैक्शन पे, नोट कर लें इसको, लेट अस मूव फॉरवर्ड। Done, sir. Done, sir. Answer. Done, sir. Done, sir. Right, so let's move forward. And so numerical, so please solve the numerical, get the answer. Question पूछा गया, what is the electric potential energy of the group of the charges? तो पता ही है कि कैसे निकालनी है, all possible pair without repetition। तो तीन possible pair है, 1, 2 and 3। Please write it and be careful with the signs, be careful with the signs also। ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज है और बाकी दोनों आपके नेगेटिव चार्ज है। So we need to write the potential energy of the configuration। So पहला पेयर, so 9 into 10 power 9 into charge nano, मतलब 2 into 10 power minus 9 into माइनस है तो माइनस रखेंगे, -1 into 10 power minus 9 नैनो है, डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर, सो 3 into 10 power minus 2 पहला पेयर हो गया। फिर सेकंड पेयर आ गया, दैट इज 9 into 10 power 9 into -1 into 10 power minus 9, दूसरा फिर से -1 into 10 power minus 9, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, सो अपॉन 3 into 10 power minus 2। थर्ड पेयर, so plus 9 into 10 power 9 into 2 nanocoulomb, so 2 into 10 power 9 and -1 nanocoulomb, so -1 into 10 power 9 divided by 3 centimeter, so 3 into 10 power minus 2। so all possible pair without a repetition। क्वेश्चन में एक और चीज लिखी है, देखो दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हो, मतलब सेम होगा, कितनी एनर्जी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन बनाने में, ये मेरा फेवरेट लैंग्वेज है कि बेसिकली आपने कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, तो दोनों सवालों का आंसर एक ही है, ये तो आसानी से कैलकुलेट हो ही जाएगा। बता दो कितना है आंसर। बता दो। -9 into 10 raised to power 2. 10 raised to 11। 10 पर 11, तो 10 पर 7, 10 पर -7 -7 है ना, क्योंकि ये तो 10 पर 9 और 10 पर -9 तो कैंसिल ही हो गए, तो 10 पर -9 कॉमन रह गया, नीचे 3 into 10 पर -2 कॉमन है, यहाँ से हो गया -2, ये हो गया +1 और ये हो गया -2, सो ये -4 + 1 -3 आ गया, so that is -9 into 10 power -9 upon 3 into 10 power -2 and into 3 here। So 3 and 3 gets cancelled out and we get the value as -9 into 10 power -7 joule। That's the value for a potential energy। माइनस साइन है मतलब the system is stable, system is stable। क्यों आई stability? Because of the negative charges। ठीक है ना, HCl is stable, H plus Cl minus, वो मतलब हो सकता है किसी कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा हो
तो फिर देखा कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, स्टेबिलिटी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाएगी, हमारे लिए उसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नोट कर लिया होपफुली सभी ने, एवरीवन हैज नोटेड या स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, sir. moving on for the next one. Okay, so this is a good question and काफी बार रिपीट होता है क्वेश्चन है, स्कूल के कैटेगरी में भी ये क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में तो आएगा ही आएगा। 3 पॉइंट चार्जेस है Q, 2Q and 8Q टू बी प्लेस्ड ऑन अ 9 सेंटीमीटर स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास एक 9 सेंटीमीटर की लाइन है, इस पे आपको 3 चार्जेस को प्लेस करना है, अरेंज करना है। फाइंड द पोजीशन वेयर द चार्जेस शुड बी प्लेस्ड, कैसे रखें ये बताना है, सच दैट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ जाए। क्या आ जाए? मिनिमम आ जाए, इस तरीके से रखना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मेरे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 by R। अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, तो मैं क्या करूंगा, Q1 Q2 का प्रोडक्ट हाई रखूंगा और R को कम रखूंगा, तो उससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। दोबारा से, अगर मैं दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट हाई रखूं और डिस्टेंस उनके बीच का कम कर दूं, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो हायर वैल्यू ऑफ द चार्जेस हैं वो कम डिस्टेंस पे रखने चाहिए, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। पर क्वेश्चन तो है ही नहीं, वो क्वेश्चन तो कह रहे हैं एनर्जी मिनिमाइज करो। तो मुझे समझ में आया कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी को कम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस हैं उनको मुझे दूर रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दूर रखना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल है कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो। अगर मैंने ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले चार्जेस को कम सेपरेशन पर रख दिया तो वैल्यू ऑफ एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मेरे को समझ में आया इससे कि मेरे को क्या करना है, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस को सिलेक्ट करो। कर लिया मैंने, 2Q और 8Q, और सबसे दूर रख दो, सबसे दूर रख दो। तो 2Q मैंने यहां रख दिया और 8Q मैंने यहां रख दिया, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, वो 9 सेंटीमीटर है, वहां रख दिया। तो इससे पोटेंशियल एनर्जी मेरी कम आएगी, और यही मैंने अगर इनको पास रख दिया होता तो फिर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती, क्योंकि मुझे मिनिमम निकालनी थी। अब मुझे तीसरा चार्ज रखना, अब मैं तीसरा चार्ज कहां रखूंगा, वेयर शुड आई प्लेस अ थर्ड चार्ज, तो वो मुझे ढूंढना है। तो मुझे पता ही नहीं कहां रखना है, तो मैंने ऐसा सोचा कहीं यहां रख दिया, मुझे पता ही नहीं कहां रखना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, पोजीशन ढूंढ लेते हैं, इसको x मान लिया, तो ये बाकी डिस्टेंस कितना हो गया, 9 - x हो गया। तो अभी मेरा कॉन्फ़िगरेशन मैंने सेटअप कर दिया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी लिख लेता हूं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की जो पोटेंशियल एनर्जी है, दैट विल बी ऑल पॉसिबल पेयर्स विदाउट अ रिपीटिशन। तो एक पेयर, दो पेयर और तीसरा पेयर। तो पहले इसकी एनर्जी लिखते हैं। इसकी एनर्जी होगी K इंटू 2Q इंटू Q अपॉन x स्क्वायर। ये पेयर हो गया। फिर ये वाला पेयर है, सो प्लस K इंटू Q इंटू 8Q अपॉन 9 - x होल स्क्वायर। ये दो पेयर हो गए, और एक ये कॉर्नर वाला पेयर, तीसरा पेयर, सो दैट इज प्लस K इंटू 2Q इंटू 8Q अपॉन 9 स्क्वायर। ये मेरी टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन गई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी बन गई, फंक्शन बन गया टोटल पोटेंशियल एनर्जी का। अच्छा बन गया, अब क्या करूं, तो अब इसको मिनिमाइज कर लो। क्वेश्चन ने बोला मिनिमाइज है, तो पहले तो दिमाग लगा के कॉन्फ़िगरेशन को एज्यूम करो, और अब क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना है, क्योंकि मुझे x फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या करना है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और उसको 0 कर दूंगा। स्टेप्स फॉर अ मैक्सिमम मिनिमम, डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं, और देखो x की वैल्यू क्या आती है। प्लीज सॉल्व इट Sir, yes. potential energy inversely proportional to R आएगा, X आएगा, मतलब अपने स्क्वायर सॉरी फंक्शन। मैंने स्क्वायर लिख दिया, बिल्कुल सही बोल रहे हो, सॉरी Yes, sir. माय बैड। ये आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये आएगा। यस, प्लीज डिफरेंशिएट दिस एंड इक्वल टू 0 एंड फाइंड अ वैल्यू फॉर x। इजी डिफरेंशिएशन है ना, 1 अपॉन x की डिफरेंशिएशन क्या होगी,
1 upon x की 1 upon x डिफरेंशिएशन है log x और ये नहीं हो इंटीग्रेशन ही डिफरेंशिएशन -1/x minus 1 by x square. 1 by x differentiation is minus 1 by x square. So that is 2k q square into minus 1 upon x square. Next वाली term. तो वो भी 1 upon x फॉर्मेट में ही है. So should be as k into 8q square into 1 upon 9 minus x whole square. लेकिन x के साथ में नेगेटिव है, क्योंकि x के साथ में नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। 1 अपॉन x का इंटीग्रल और सॉरी डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x स्क्वायर, इसका भी हो गया 1 अपॉन -1 अपॉन 9 माइनस x होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूले से। लेकिन क्योंकि x के साथ में नेगेटिव है तो एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो x के साथ में पॉजिटिव था तो यहाँ पे x के साथ में नेगेटिव है, चेन रूल लगाएंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 9 तो 0 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन -1 आ जाएगा एंड प्लस इसका डिफरेंशिएशन वो 0 है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 है एंड सो दिस होल शुड बी 0 क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का स्टेप है, दैट इज द मिनिमा कैलकुलेशन। तो अब इसको इक्वल टू 0 कर लेता है, एज वी इक्वेट दिस टू 0 दैट इज 2k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, एक ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 8k q स्क्वायर अपॉन 9 माइनस x होल स्क्वायर, दैट्स इट। सो k q स्क्वायर कैंसिल और ये हो गया 4, तो रूट ले लेते हैं, सो इफ वी टेक द रूट फॉर दिस वी गेट 1 अपॉन x फ्रॉम here, देखो ऊपर लिख दो यहाँ 1 अपॉन x as equal to 2 upon 9 minus x. So 2 upon 9 minus x. So 9 minus x becomes 2x or 9 becomes 3x. So the x becomes 3 centimeter. X is 3 centimeter. तो ये जो डिस्टेंस है ये आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर और ये जो डिस्टेंस है ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर and so that is a configuration which has been set up. चलो ये तो हो गया, पर जब मैंने इसको सॉल्व करा तो मुझे कुछ समझ आया। मुझे क्या समझ में आया कि मैंने बेसिकली करा क्या, मैंने du by dx निकाला। du by dx का मतलब क्या है, अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो इसका मतलब है फोर्स, इसका मतलब मैंने क्या करा है, फोर्स को 0 करा, बेसिकली फोर्स को 0 करा। यहां से मुझे इस क्वेश्चन को करने की सेकेंड ट्रिक समझ में आ जाती है। वो सेकेंड ट्रिक क्या है, वो ये है कि जो मुझे क्वेश्चन बोला गया था उसमें पहली डिकोडिंग मैंने क्या करी कि ये चार्ज 2q है और ये 8q है, तो इसको मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रखना चाहिए, वो मैंने रख दिया, मतलब 9 सेंटीमीटर पर रख दिया। तो तीसरे चार्ज को दोबारा सुनना, तीसरे चार्ज को वहां रखना है जहां पे उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आए, तीसरे चार्ज को वहां रखना है जहां पे उसके ऊपर नेट फोर्स 0 आए, तो इसका मतलब उसको वहां रखना है जहां पे न्यूट्रल पॉइंट हो। तो इसका अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट मिल जाता है जो कि हमें पता है कि 2q के पास होगा, तो आप तीसरे चार्ज को वहां प्लेस कर दो जो कि b का कौन सा पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है। क्योंकि हमने अल्टीमेटली जब डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 करा तो हमने क्या करा, फोर्स 0 कर दी, क्योंकि du by dx का मतलब फोर्स था, तो इसका मतलब फोर्स कहां 0 होगी, अगर इसको ऐसे पॉइंट पे रखा हो जो कि क्या हो, न्यूट्रल पॉइंट हो। तो फ्यूचर के ऐसे क्वेश्चन को करने के हमें कोई नॉन डिफरेंशिएशन मेथड मिल गया और न्यूट्रल पॉइंट आप ढूंढ ही लोगे। ये डिस्टेंस आपका x है, ये डिस्टेंस आपका 9 माइनस x है, तो इसका मतलब इनके बीच की फोर्स k 2q into q अपॉन x स्क्वायर और इनके बीच की फोर्स kq into 8q अपॉन 9 माइनस x होल स्क्वायर, ये आपकी बराबर हो गई, ये बराबर हो गई। तो k into q स्क्वायर कैंसिल, ये 2 और ये 4 कैंसिल, रूट लिया 1 अपॉन x एज इक्वल टू 2 अपॉन 9 माइनस x, जो आया आंसर वो आपका आसानी से
दोबारा मिल गया। और अगर आप थोड़े और समझदार हो तो भाई इसका फॉर्मूला बनाया हुआ है हमने पिछले चैप्टर में, और फॉर्मूला बनाया हुआ है न्यूट्रल बॉन्ड का। कैसे बनाया हुआ है? दैट इज इक्वल टू R अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ Q2 बाई Q1। ये भी बनाया हुआ है, ये भी फॉर्मूला बनाया हुआ है। तो ये तो फटाफट हो जाता, ये तो पेन उठाए बिना हो जाता। R की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 1 प्लस, इसमें Q2 क्या होता था? हायर वैल्यू ऑफ चार्ज, अगर याद हो आपको। सो दैट वाज 8Q एंड अपॉन 2Q। सो 8 by 2 4 हो गया, 1 प्लस रूट 4, 1 प्लस 2 3 आ गया। सो दैट बिकम्स 3 सेंटीमीटर। आंसर बन गया आपका दोबारा से। पर ये करने के बाद ही समझ में आया कि ऐसा होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था कि सबसे पहले हायर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज को कॉर्नर पे रख दो और तीसरे चार्ज को न्यूट्रल पॉइंट पे प्लेस कर दो, एंड दैट इज योर सेट कॉन्फ़िगरेशन। नोट कर लो। Done, sir. राइट? सर लास्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ बिल्कुल दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। राइट, सो मतलब मेरे लिए तो वही वाला मेथड है, वो जिंदाबाद हो गया। देखो अगला जो पार्ट लिखा हुआ था वो देखो। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ चार्ज Q ड्यू टू अदर टू चार्जेस। तो अब तो समझ में आ गया। इसका मतलब कि इसके ऊपर बाकी दोनों की वजह से फील्ड कितनी है? आंसर कितना है? 0 है, क्योंकि उसको हमने कहां रखा हुआ है? एट द न्यूट्रल पॉइंट। So the answer for the second part, what is electric field at a charge Q due to the other two charges, that is 0. So Q के लिए पूछा हुआ, Q को रखा हुआ यहाँ पर, और इसके ऊपर नेट फील्ड कितनी है? 0, because it is placed at the neutral point. Right जी? तो आज के लिए यहीं पे रोकेंगे अपने आप को, राइट? कल कंटिन्यू करेंगे आर्टिकल को, इसके बियॉन्ड आगे बढ़ेंगे, इसके बियॉन्ड कल के लेक्चर में। इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द लेक्चर।